अस्सलामुअलैकुम। दिन भर की खबरों, तज्जियों और जायज़ों के साथ मैं हूँ जन्नत जमशेद और मैं हूं ज़ीशान बशीर। नाज़रीन, प्राइवेट अस्पतालों की करप्शन के बायस हुकूमत अवामी रिलीफ वापस लेने को तैयार है। कहीं करप्शन की गर्मी बुलंदी पर तो कहीं क़यामत खेज़ गर्मी में 14 घंटों की लोड शेडिंग से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया है। और ऐसे में IMF से $3 अरब कर्ज मुआहिदा तय हुआ और मुल्क की आर्जी तौर पर डिफॉल्ट से बच गया है। बच्चों की बुनियादी ग़िज़ा, हर घर की ज़रूरत, दूध डबल सेंचुरी क्रॉस कर चुका है। इन खबरों पर बात करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। पंजाब की निगरान हुकूमत का सेहत कार्ड की सहूलियात को महदूद करने का ऐलान। सेहत कार्ड पर लोग अरबपति बन गए। माफिया ने अस्पतालों से कमीशन तय किया। मुल्क भर में शदीद गर्मी और लोड शेडिंग ने अवाम का जीना दूभर कर दिया। कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग के दौरान 4 घंटों से बढ़कर 14 घंटों तक पहुंच गया। पाकिस्तान का IMF से $3 अरब कर्ज लेने के लिए स्टैंड बाई अरेंजमेंट मुआहिदा तय। पाकिस्तान आर्जी तौर पर डिफॉल्ट से बच गया। ईद के बाद कारोबार के पहले रोज स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार तेज रहा। और कराची में दूध की कीमतों में मनमाना इजाफा। दूध की कीमत 20 रुपए इजाफे के बाद 230 रुपए फी लीटर हो गई। गवालों का हुकूमत सिंध के अहकामात मानने से इनकार। टॉप स्टोरीज आप जान चुके। बात करते हैं गरीब आवाम से छीने जाने वाले सेहत कार्ड की सहूलियात के बारे में। पंजाब की निगरान हुकूमत का सेहत कार्ड की सहूलियात को महदूद करने का ऐलान। वज़ीर सेहत पंजाब का कहना है कि सेहत कार्ड पर लोग अरबपति बन गए। इतने स्टंट्स डाले, मुल्क में स्टंट्स ही खत्म हो गए। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम और निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सेहत कार्ड स्कीम नवाज शरीफ ने 2015 में गरीबों के लिए शुरू की और इस दौर में हेल्थ कार्ड पर ऑपरेशन के लिए 3 लाख रुपए हद मुकर्रर की गई थी। बिल्कुल, साबिक हुकूमत ने हेल्थ कार्ड पर 400 अरब रुपए मुख्तस किए। एक माफिया ने प्राइवेट अस्पतालों के साथ कमीशन तय किया और धड़ाधड़ मरीजों के ऑपरेशन किए गए और खूब पैसा बनाया गया। वज़ीर इत्तलात का कहना है कि प्राइवेट अस्पतालों के 100 अरब रुपए के बिल बने पड़े हैं। अब ये सहूलत इन लोगों को मैसर होगी जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम का कहना है कि अब सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और सोशल वेलफेयर से रजिस्टर्ड गरीब अफराद सेहत की सहूलत हासिल कर सकेंगे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि सेहत कार्ड की वजह से बहुत से ऐसे माफियाज हैं जो कि अरबपति बन चुके हैं और इसीलिए अब उन लोगों के लिए सेहत कार्ड होगा जो कि बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम में रजिस्टर्ड हैं और अभी उन्हें तमाम तरह सहूलियात जो है मुहैया की जाएंगी। एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि की गई। अब देखना यह है कि जो नया तरीका कार है उसके तहत किस तरह से काम होता है। 2018 से लेकर 2022 तक सेहत कार्ड से कितने लोगों ने फायदा उठाया, कितने अखराजात आए, इस बारे में हमारे पास एक रिपोर्ट मौजूद है, वो देखते हैं, फिर इस पर तफसील से बात करेंगे। अक्टूबर 2022 तक के आदाद शुमार के मुताबिक सेहत कार्ड से पंजाब भर में 23 लाख से ज्यादा अफराद ने फायदा उठाया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन के मुताबिक पंजाब में 23 लाख से ज्यादा अफराद ने हेल्थ कार्ड से 50 अरब 73 करोड़ रुपए से जायद मुफ्त इलाज मुआलजे की सहूलत हासिल की। पंजाब में हेल्थ कार्ड से मुफ्त इलाज के लिए 794 सरकारी और निजी अस्पतालों को मुंतखब किया गया। उनमें 189 सरकारी और 605 निजी अस्पतालों में सेहत कार्ड से इलाज मुआलजे की मुफ्त सहूलियात मुयसर। पंजाब में 4,89,000 से ज्यादा अफराद ने हेल्थ कार्ड से मुफ्त डायलिसिस करवाए। 51,000 से ज्यादा अफराद ने हेल्थ कार्ड से मुफ्त एंजियोग्राफी की सहूलत हासिल की। हेल्थ कार्ड से 44,000 से ज्यादा खातून ने नॉर्मल डिलीवरी, 1,87,000 से ज्यादा ने सिजेरियन की सहूलत ली। पंजाब में 32,655 अफराद ने सेहत सहूलत कार्ड से कीमोथेरेपी की मुफ्त सहूलत हासिल की। शुरू किए गए हेल्थ कार्ड से मजमूई तौर पर 8 लाख से ज्यादा अफराद के सहूलियात उठाने के आदाद शुमार तो मिल सके, मगर 23 लाख मजमूई तादाद बताई गई, उसके आदाद शुमार मुयसर नहीं है। सेहत कार्ड में किसने कहा कितनी करप्शन की सवालिया निशान तो मौजूद है। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की जिसमें आपने देखा कि गुज़श्ता हुकूमत में हर शहरी को सेहत कार्ड की सहूलत मुयसर थी, लेकिन कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए निगरान वज़ीर सेहत ने ऐलान किया कि अब इसको महदूद किया जा रहा है। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जावेद अकरम जो कि निगरान वज़ीर सेहत पंजाब हैं और साथ ही साथ में उस्मान जब्बार भी ज्वाइन करेंगे जो कि हमारे नुमाइंदे हैं। सबसे पहले ज़ीशान बात कर लेते हैं डॉक्टर जावेद अकरम साहब से। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, आपने और कल निगरान वज़ीर इत्तलात ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस
कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो हेल्थ कार्ड की वजह से अरबपति हो गए और आपने माफिया की निशानदेही भी की। तो आप बता सकते हैं कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने ये सब कुछ किया? जनरल बात हुई है, तकरीबन जितने भी हॉस्पिटल प्रोवाइड कर रहे हैं वो उधर साइफन हो गए हैं। जो मरीज जाने थे पब्लिक सेक्टर में, वो पब्लिक सेक्टर की बजाय उनको ले जाया गया प्राइवेट सेक्टर में। हालांकि पब्लिक सेक्टर की ट्रीटमेंट बहुत बेहतर थी, बहुत मेयारी भी है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को तो हम रेगुलेट उस तरह नहीं कर सकते जितना अपनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल को कर सकते हैं। इसलिए दैट वाज इन द कंटेक्स्ट ऑफ दिस कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं सारा बिजनेस 90% उनके पास चला गया, 10% पब्लिक सेक्टर के पास। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि अगर इन काली भेड़ों का पता था कि जो करप्शन कर रही हैं तो फिर इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए कोई मैकेनिज्म क्यों नहीं बनाया? क्या कार्रवाई होगी अगर उन्होंने जो नेग्लिजेंस की है, अननेसेसरी प्रोसीजर्स किए हैं, उस पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इस वक्त भी हेल्थ केयर कमीशन भी कर रहा है। जैसे ही रिपोर्टें आएंगी डेफिनेटली होगी उन पे ये कार्रवाई के। उन पे कईयों पे तो बहुत सारी कार्रवाई हो चुकी है कि उनकी पैनलमेंट यानी कि उनके साथ बिजनेस कैंसिल कर चुके हैं, और बाकी उनके खिलाफ जो एक्शन होना है वो हेल्थ केयर कमीशन की रिपोर्टों के बाद इंशाल्लाह उसी तरह का एक्शन हो। अच्छा सर, जैसा कि आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और सोशल वेलफेयर में रजिस्टर्ड लोगों का ही अब मुफ्त इलाज हो सकेगा, तो बताइएगा कि जो बाकी आवाम हैं वो कहाँ जाएंगी, उनका पुरसाने हाल कौन होगा, उन्हें सेहत की सहूलियात कैसे मुहैया की जाएंगी? देखिए, जितने भी गरीब लोग हैं वो उसी तरह करेंगे इस्तिफादा हासिल। जो अमीर लोग हैं वो भी इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं। 4,765 रुपए सिर्फ देने हैं और उनको पूरे साल का कवर 10 लाख रुपए का उनको और उनके खानदान को मिलेगा। जो गरीब हैं उनका मतलब ये है कि वो जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड हैं या आटा मुफ्त आटा के वाली हमारे इनिशिएटिव में वो रजिस्टर्ड हैं, या उसके बाद अगर वो कहते हैं तो गरीब हैं, उनकी थोड़ी सी तहकीक की करेगा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और उनको भी हम अपने पंजाब के डेटा में ऐड करेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, साथ ही मौजूद रहिए, रिपोर्टर उस्मान जब्बार भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इस बारे में बात करते हैं। उस्मान, ये बताइएगा अब इस सिलसिले में क्या लाहेमल मुरतब किया जा रहा है? जो महदूद कर दिया गया है सेहत कार्ड, इस पर बहुत से सवालात भी उठ रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि शायद अब ये मुमकिन नहीं रहेगा सेहत कार्ड पर इलाज, तो क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, इस हवाले से हमने तर्जुमान वज़ारत सेहत से रब्ता किया तो उनका कहना था कि बजट में हमने इसके लिए रकम मुख्तस की हुई है और इस्लामाबाद में जो है इस पर इलाज जारी रहेगा। इस्लामाबाद में जो इस्लामाबाद का सबसे बड़ा अस्पताल है, पिम्स अस्पताल है, वहाँ पर भी इस वक्त इसका इलाज जारी है। लेकिन इसमें मसला ये है कि जो इसमें कैंसर के मरीज़ हैं उनका जो है इलाज नहीं किया जा रहा। सिर्फ कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है जहाँ पर इसका जिसमें सेहत कार्ड से मुतल्लिक जो है जो मरीज़ आते हैं, जो इसमें रजिस्टर हैं या जिनको सेहत कार्ड मिला हुआ है, उनका इलाज जारी है। लेकिन जो दीगर यहाँ पे शोबे हैं उसमें सेहत कार्ड जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, जिससे मरीज़ों को काफ़ी दुश्वारी का सामना है। पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद का सबसे बड़ा अस्पताल है जिसमें जो है तकरीबन रोज़ाना 120-130 मरीज़ जो है डेली आते हैं और वो इसी सेहत कार्ड के हवाले से आते हैं, क्योंकि इस्लामाबाद के जो नज़दीकी एरियाज़ हैं और इसके अलावा जो खैबर पख्तूनख्वा के जो कुछ मरीज़ ऐसे हैं जिनकी जिगर की पेवंदकारी होती है, वो भी उनका इलाज भी इस्लामाबाद में ही होता है, क्योंकि केबी में जो है इस इलाज पर जिगर की पेवंदकारी नहीं हो सकती। तो जो गुज़श्ता दौर था उसमें भी जिगर के 7 ऐसे केस थे जिनका इलाज इस्लामाबाद और पंजाब में हुआ था। और इसके अलावा जो आज़ाद कश्मीर के जो मरीज़ हैं उनको इस्लामाबाद नज़दीक पड़ता है, तो वो भी सेहत कार्ड के इलाज के लिए यहाँ पर इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल या फिर पोली क्लिनिक आते हैं और यहाँ से इलाज करवाते हैं। जब से खबरें आई हैं कि सेहत कार्ड के लिए जो है इलाज अब मुमकिन नहीं होगा मुस्तकबिल में, तो इस हवाले से लोगों में काफ़ी लोगों ने तशवीश का इजहार किया है। लेकिन जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अवाम में काफ़ी तशवीश है। उस्मान, ज़रा वजाहत कर दीजिएगा कि कल जावेद अकरम साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जिस बात का जिक्र किया कि सेहत कार्ड की वजह से माफिया जो है बहुत मजबूत हो गया है, हेल्थ कार्ड के नाम पर लोगों ने अरबों पैसा कमाया है, इस बात में कितनी सदाकत है? देखें, ये तो
जो ये प्रोग्राम था इसमें तकरीबन 700 से ज़्यादा हस्पताल थे जो रजिस्टर थे जहाँ पे सेहत कार्ड इस्तेमाल हो रहा था। और हर हस्पताल में ये था कि जो मरीज़ वहाँ पे जाके एडमिट होता है तो वहाँ पे उन लोगों ने सेहत कार्ड इंतजामिया को अलग से अपने रेट्स दिए हुए थे। जो आपको मैंने पिम्स की मिसाल दी, पिम्स में यही सूरत हाल है कि जो कार्डियोलॉजी के इनको रेट्स मिले हैं, टेंडर जो वेंडर है जिसने जो रेट दिए हैं वो तो इनके साथ रेट ठीक थे, वो उस पर इलाज हो रहा है। लेकिन जो कैंसर के मरीज़ थे, दीगर जो मरीज़ थे, उनकी जो रेट्स उनको दिए गए सेहत कार्ड के हवाले से, वो कह रहे थे इस पर हमें वारा नहीं खा रहा था, इसमें जो है ना जो रेट्स है बहुत कम रेट्स हैं। मार्केट में जो प्राइवेट इसका इलाज होता है बहुत महंगा होता है, लेकिन वही सूरत अगर आप सरकारी अस्पतालों में लेते हैं तो इसके लिए जो हमें रेट्स दिए गए हैं उससे जो हमारे उस्मान, ये प्राइवेट अस्पतालों की आपने जो है वो बात की है, साथ रहिएगा। मैं डॉक्टर साहब से इस बारे में जो है वो जानना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, ये सरकारी अस्पतालों में तो ठीक है ये सेहत कार्ड पर इलाज हो रहा है, लेकिन क्या प्राइवेट अस्पतालों में भी ये मुफ्त इलाज की सहूलत मैसर रहेगी? सरकारी हॉस्पिटल में ऑलरेडी फ्री है ना जी। अब प्राइवेट हॉस्पिटल में तो फ्री करना मेरा नहीं ख्याल से इतना मुमकिन है, क्योंकि वो तो एक प्राइवेट, फिर गवर्नमेंट पे करेगी प्राइवेट हॉस्पिटल को। जब सरकारी हॉस्पिटल में ही ऑलरेडी सेहत फ्री है, एक्सेप्ट के कुछ प्रोसीजर ऐसे हैं जहाँ पे कुछ ना कुछ उनको पे करना पड़ता है, जो डिस्पोजेबल लाने पड़ते हैं या कुछ इस किस्म के। बाकी तो 90% या 95% सरकारी हॉस्पिटल फ्री हैं, लेकिन उनको हम बेहतर बना रहे हैं ताकि जितना पैसा इधर से बच रहा है वो उन पे लगाएं, ताकि सरकारी हॉस्पिटल का जो काम है वो अपना रोल प्ले कर पाए। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने कहा कि जो भी मरीज सेहत कार्ड से मुस्तफीद होगा उसे सालाना 4500 रुपए देने होंगे, सर ये क्या तरीका कार है और वो गरीब इंसान, गरीब मरीज किस तरह से पैसे अदा करेगा सर? जी, जो अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में हो जाएंगे, अगर गवर्नमेंट में जाएंगे तो नहीं देना पड़ेगा। जो प्राइवेट में जाके हार्ट वाला इलाज कराना चाहते हैं, हार्ट का स्टेंट डलवाना चाहते हैं या वो हार्ट का बाईपास कराना चाहते हैं, उनको टोटल बिल का 70% फिर भी हम ही देंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, साथ ही मौजूद रहिएगा। उस्मान, ये बताइएगा कि अभी ये जो सेहत कार्ड महदूद किया गया है, अभी जिस तरह से डॉक्टर जावेद अकरम कह रहे थे कि सरकारी अस्पतालों में ये इलाज की सहूलियात मिलेंगी, प्राइवेट अस्पतालों में ये शायद मुमकिन नहीं हो पाएगा, तो इस पर आवाम का रद्द अमल क्या आ रहा है? चूँकि पहले तो प्राइवेट अस्पतालों से भी इलाज जो है वो किया जा रहा था इस सेहत कार्ड पे। जी देखें, इसका बड़ा बुरा असर आ गया, क्योंकि जो इस्लामाबाद की सूरत हाल को मैं बताऊं कि यहाँ पे 2 ही अस्पताल हैं और यहाँ पर जो इस्लामाबाद की आबादी है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। और इसके अलावा यहाँ पर जो पिम्स और पॉलिक्लिनिक अस्पताल है, इसमें ना सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि जो मुल्हका इलाके हैं वहाँ से भी लोग रोज़ाना यहाँ पर हज़ारों की तादाद में आते हैं और तकरीबन 6 से 7 हज़ार मरीज़ जो हैं रोज़ाना या सिर्फ पिम्स में आते हैं। इस तरह तकरीबन 3.5 से 4 हज़ार जो मरीज़ हैं वो पॉलिक्लिनिक रोज़ाना की बुनियाद पर आते हैं। तो जो सरकारी अस्पताल है उन पर पहले बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा दबाव है, तो इस वजह से वहाँ पे जब मरीज़ आते हैं तो वहाँ पे उनको कई महीने उनको जो है वो उनको इंतज़ार करना पड़ता है उनके ऑपरेशन के लिए या उनके दीगर इलाज के लिए, तो उनको कई माह इंतज़ार करना पड़ता है। जो सेहत सहूलत कार्ड था, इस पे आवाम को ये सहूलत मैसर थी, अगर सरकारी अस्पताल से वो कार्डियोलॉजी या किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हैं और उनको 3-4 माह का टाइम मिलता है वहाँ पर दोबारा चेकअप के लिए, तो वो फिर सेहत कार्ड की वजह से प्राइवेट अस्पताल चले जाते, वहाँ उनका इलाज आसानी से हो जाता। अब ये है कि जब ये अस्पताल, जब प्राइवेट अस्पतालों का ये इस्तेमाल ख़त्म हो जाएगा हेल्थ कार्ड के हवाले से, तो तमाम जो प्रेशर था जो इस टाइम प्राइवेट अस्पतालों पे था वो दोबारा फिर सरकारी अस्पतालों पे आएगा, तो इससे जो है आवाम को मजीद फिर दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा। ये भी बताइएगा कि ये जो सहूलत है ये बिला तातुल अभी जारी है या इसमें अभी इसको पॉज किया गया है, इसको दोबारा से रीडिज़ाइन करने के बाद इसको लॉन्च किया जाएगा? जी देखिए, तो हमारी बात हुई इंतजामिया से, उन्होंने कहना है कि आज के दिन तक जब यहाँ पर मरीज़ आ रहे हैं तो उनका इलाज किया जा रहा है, इलाज नहीं रुका हुआ। सिर्फ ये है कि जो जब से कल से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो हमने कल उनसे, आज ही उनसे भी, कल भी रब्ता किया, तो आज फिर उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहना था कि बजट में इसके लिए रकम रखी गई है, तो जो बजट में रकम रखी गई इसलिए रखी गई है ताकि आवाम का जो इलाज है उससे हो, और इस वक्त इससे जो सेहत कार्ड है उससे इलाज जारी है। अच्छा उस्मान, वजाहत कर दीजिएगा कि गुज़श्ता हुकूमत ने जिस स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ मुआहिदा किया था, क्या उस कंपनी को भी सेहत कार्ड के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात पैदा हो रहे थे?
نہیں، اس حوالے سے ابھی تک کوئی ایسی جو ہے معلومات ہمارے پاس آئی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کی وجہ سے ایشو کوئی نہیں، حکومت ایشو ہے تو صرف حکومت کو ایشو ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ چونکہ گزشتہ حکومت کا یہ پروگرام تھا تو یہ اپنا حکومت پروگرام شروع کرنے جا رہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جو ہیلتھ کارڈ ہے یہ 2015 میں بھی نواز شریف نے بھی شروع کیا تھا، اس کے دور میں بھی یہ علاج ہو رہا تھا۔ اس جو صحت کارڈ ہے جو پی ٹی آئی کے دور میں ہوا، گزشتہ دور میں نواز شریف کے دور میں 2015 میں اس کے لیے اس پہ علاج جاری تھا اور 3 لاکھ تک کوئی بھی مریض جو اس سے علاج کروا سکتا تھا، جبکہ جو عام کوئی چھوٹی بیماری تھی اس کے لیے تقریباً 30,000 سے 40,000 روپے رکھے گئے تھے، لیکن جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی انہوں نے اس کا نام عثمان تبدیل ساتھ کر کے رہیے گا، سہولت اس کارڈ بارے میں رکھا، جو ہے وہ اور اس میں ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب سے بھی جو ہے وہ جانتے ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب پہلے یہ فرمائے گا کہ اب چونکہ صحت کارڈ پہ سہولیات محدود کی گئی ہیں تو جو گائنی کے مریض ہیں کیا وہ اس صحت کارڈ سے استفادہ حاصل کر سکیں گے؟ یہ گائنی میں یہ ہے کہ دیکھیں جو ہمارے پاس بے انتہا کیپیسٹی ہے پبلک سیکٹر میں، چاہے وہ بیسک ہیلتھ یونٹ ہے، تحصیل ہاسپٹل ہے، ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہے، ٹیچنگ ہاسپٹل ہے، کہ ہم نارمل ڈیلیوریز کون سی گورنمنٹ ہے جو نہیں خود کر سکتی؟ نارمل ڈیلیوری یا سی سیکشن، ان نیسیسری سی سیکشن ہو رہے تھے کہ جن کو نارمل ڈیلیوری سے پیدا کیا جا سکتا ہے بچہ، ان کو نارمل سے ہی کرنا چاہیے۔ تو اس لیے ہمارا کہنا یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کا فرض ہے کہ وہ نارمل ڈیلیوریز یا سی سیکشن جن کا بچیوں کا ہونا ہے وہ خود کرے۔ تو اس لیے ان کی گورنمنٹ سیکٹر میں ٹوٹلی فری ہے، وہاں پہ ان کو کوئی چارج نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب اگر ہم سرکاری اسپتالوں کی بات کریں تو ہم سب جانتے ہیں کہ سرکاری اسپتالوں میں سہولیات کا فقدان ہے، اگر کسی نے آپریٹ کروانا ہے، سٹنٹس ڈلوانے ہیں تو لمبی لمبی تاریخیں دے دی جاتی ہیں۔ تو اب آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ سرکاری اسپتالوں میں علاج ہوگا، تو کیا سرکاری اسپتالوں میں جو سہولیات ہیں ان کو بہتر کیا جائے گا؟ کیا حکومت توجہ دے گی سرکاری اسپتالوں پر اب؟ انشاءاللہ جی، یہ پیسے جو ادھر سے ہم بچائیں گے وہ ادھر ہی لگنے ہیں، یہ کسی اور جگہ نہیں جانے۔ اور نمبر 2 جو ہے ابھی بلکہ لگا رہے ہیں اس وقت، اور نمبر 2 یہ ہے کہ دیکھیں دنیا میں ہر جگہ جو ایمرجنسی ٹریٹمنٹ نہیں ہے، اس کے علاوہ جو ٹریٹمنٹ ہے، جیسے اسٹنٹ ڈالنا ہے، کسی کا نی کا جوائنٹ بدلنا ہے، کسی کے ڈینٹل کا کوئی ہے وہ کرنا ہے، ہم نے کوئی نہ کوئی امپلانٹ انسرٹ کرنا ہے، ان کی سب جگہ پہ دنیا میں ویٹنگ لسٹ ہوتی ہے، ایسا کوئی ایشو نہیں ہے۔ پاکستان میں تو وہ چند ہفتوں چند مہینوں کی ہے، انگلینڈ امریکہ میں تو سالوں کی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی ایمرجنسی ہے، جیسے پرائمری اینجیو پلاسٹی، کسی کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، اس کا ہارٹ اٹیک کے فوراً اس کا ٹائم 1 دن کا بھی نہیں ہے ہمارے پاس، 12 گھنٹے کا، وہ فری ہے، وہ بالکل فری ہے۔ کسی بھی سرکاری جگہ جہاں اینجیوگرافی مشین لگی ہے وہ فری ہے۔ جہاں پہ اولڈ کیسز ہیں کہ کوئی ایمرجنسی نہیں ہے، وہ بعد میں ٹائم لے کے چلے جائیں، یس وہاں ویٹنگ لسٹ ہے، اور وہاں پرائیویٹ میں بھی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں وہ ان کو جلد آپ کریں گے اور پراپر طریقے سے نہیں کریں گے، ان کو پہلے اسٹیبلائز کر کے نہیں کریں گے، صرف بل بنانے کے لیے کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب ساتھ ہی رہے گا۔ عثمان یہ بتائیے کہ ابھی جس طرح سے یہ ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں کہ سرکاری اسپتالوں میں ویٹنگ لسٹ ہوتی ہے، اب اگر ہم جڑواں شہروں کی بات کریں تو پیمز ہے، پولی کلینک ہے، لوگوں کو اب یقیناً سرکاری اسپتالوں میں علاج کے لیے مشکلات تو درپیش ہوں گی اگر وہ صحت کارڈ پہ علاج کروانا چاہتے ہیں، چونکہ پرائیویٹ ہسپتال تو اب اس لسٹ سے نکال دیے گئے ہیں، تو کس طرح سے اکاموڈیٹ کریں گے یہ ہاسپٹلز؟ کیا یہاں کے نظام کے لیے کچھ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں یا کچھ غور شروع کیا گیا اس بارے میں؟ جی دیکھیں، جو اس سے پہلے ہیلتھ کارڈ سے علاج ہو رہا تھا پرائیویٹ اسپتالوں میں، تو اس سے پیمز پولی کلینک پہ جو ہے نا عوام کو جو پریشر تھا بہت کم ہو گیا تھا، کافی حد تک کم ہو گیا تھا۔ لیکن یہ ہے کہ جب کل سے اعلان ہوا ہے تو اب ہم اگلے چند دنوں میں دیکھیں گے جو 2 بڑے اسپتال ہیں یہاں پہ، جو ڈیلی روزانہ تقریباً دونوں کو ملا کر آپ اگر بات کریں تو 11 سے 12,000 مریض روزانہ یہاں پر آتے ہیں علاج کی غرض سے، تو ظاہر ہے ان دونوں اسپتالوں پہ کافی پریشر ہوگا۔ اور یہاں پر اسلام آباد میں عرصے سے جو ہے نئے اسپتال تعمیر بھی نہیں ہوئے، کچھ اسپتال پروجیکٹ پہ کام جاری ہے لیکن ان کو کمپلیٹ ہونے میں تقریباً 3 سے 4 سال کا عرصہ لگ سکتا ہے۔ تو ظاہر ہے اب جب یہ صحت کارڈ سے پرائیویٹ اسپتالوں کو نکال دیا گیا اور صرف سرکاری اسپتال سے اس پہ علاج ہوگا، تو اس سے جو سرکاری اسپتال میں پہلے ہی انتہا پریشر ہوتے ہیں ان پہ، اور جو عوام ہے ان کا وہاں پہ علاج اس طریقے سے نہیں ہو پاتا جس طرح ان کو ہونا چاہیے، تو مریضوں کو کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا اور اس سے صحت کے کافی مسائل ہمارے سامنے آ سکتے ہیں، کیونکہ جو 2 بڑے اسپتال ہیں یہاں پہ MRI تک کی جو ہے سہولت دستیاب نہیں، یہاں پر MRI تک جو ہے نا وہ انسٹال ہو رہی ہیں مشینیں، لیکن اس کو بھی 2 سال ہو چکے ہیں۔ ہم نے کئی بار یہ چیزیں ہائی لائٹ کی، لیکن یہ ہے کہ ان کا یہی کہنا ہے کہ چونکہ یہ اسپتال 2 اسپتال ہیں، جڑواں شہر
शहर हैं, यहाँ पे लाखों की आबादी है, और इसके अलावा जो आज़ाद कश्मीर के जो हमारे मरीज़ होते हैं या जो नज़दीकी इलाके के मरीज़ हैं वो भी इस्लामाबाद आते हैं और पिम्स हो या फिर पॉलिक्लिनिक से इलाज करवाते हैं। बिल्कुल, आप ये कह रहे हैं कि अब इन दोनों अस्पतालों में काफी दबाव बढ़ेगा। उस्मान जब्बार, जी बिल्कुल, उस्मान जब्बार हमें ज़िशान यही बता रहे थे कि हुकूमत के इस फैसले के बाद जो सरकारी अस्पताल है उन पर दबाव बढ़ेगा। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी और आखिर में आपसे यही सवाल करना चाहूँगी जो मैंने उस्मान से पूछा था सर, कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को सेहत कार्ड के हवाले से किसी किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात थे? नहीं जी, उनके अभी देखिए उनकी तो अभी जब एग्रीमेंट रिन्यू होगा हमारा सारा ये नई क्लॉजेज उसमें ऐड होंगी, तो वो जाहिर है स्टेट लाइफ इंश्योरेंस है, वो भी गवर्नमेंट की इंश्योरेंस कंपनी है, फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आती है। तो फेडरल गवर्नमेंट ने तो ये नहीं किया, ये तो सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट ने किया है। अब फेडरल गवर्नमेंट क्या करती है वो उनका है एग्रीमेंट, ये तो पंजाब गवर्नमेंट, पंजाब कैबिनेट का डिसीजन है कि हम इतना प्रीमियम इतना ज़्यादा 140 अरब 50 अरब रुपया नहीं दे सकते, तो इसलिए इसको कुछ कटेल किया है, ख़त्म नहीं किया, उसी तरह ही रखा है। जो अफोर्ड करते हैं प्रो पुअर रखा है कि पुअर लोगों के लिए फ्री होना चाहिए, बाकी जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको 4350 रुपए साल के ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं डॉक्टर साहब के जो इक़दामात उठाए जा रहे हैं वो आवाम के लिए रिलीफ का बायस बने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद अकरम साहब, निगरान वज़ीर सेहत पंजाब हमारे साथ मौजूद थे, उस्मान जब्बार हमारे साथ मौजूद थे, तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आप दोनों का शुक्रिया। नाज़रीन, अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे IMF प्रोग्राम के हवाले से कि पाकिस्तान को ये प्रोग्राम मिला है तो क्या डिफ़ॉल्ट का ख़तरा टल गया है? साथ रहिएगा। तो ब्रेक के बाद आपको बताते हैं कि पाकिस्तान का IMF से स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहिदा तय पा गया है। ईद के बाद कारोबार के पहले रोज स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी तेजी देखी गई। 100 इंडेक्स में 5.62% इजाफा, जबकि 100 इंडेक्स 43,483 पर पहुंच गया है। आलमी मालियाती इदारे और पाकिस्तान के दरमियान $3 अरब के स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहिदा जो है वो तय पा चुका है और इस हवाले से एलामिया भी जारी कर दिया गया है। और एलामिया के मुताबिक IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड स्टाफ लेवल मुआहिदे की मंजूरी जुलाई के वस्त में देगा। एलामिया में कहा गया कि मुआहिदा टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए पाकिस्तान की बैरूनी अदायगियों का दबाव कम करेगा। जी हाँ, मुआहिदा पाकिस्तान में माली नज़्म ज़ब्त का बायस बनेगा और मुआहिदे से तवानाई की इस्लाहात भी यकीनी बनाए जाएंगे, जबकि एक्सचेंज रेट को मार्केट के हिसाब से मुकर्रर किया जाएगा। ये मुआहिदा है क्या, कौन सी ऐसी शराइत हैं जो कि पाकिस्तान को मजीद पूरी करना पड़ेंगी और किन मामलात में पाकिस्तान दरपेश हो सकती हैं, इस पर तफसील से बात करेंगे, लेकिन पहले इस बारे में एक रिपोर्ट देखते हैं। पाकिस्तानी मईशत की दगरगूं हालात में IMF के 2 प्रोग्राम स्टैंड बाय अरेंजमेंट यानी SBA और एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी EFE बहुत अहम हैं। IMF की वेबसाइट के मुताबिक स्टैंड बाय अरेंजमेंट से मुराद है कि कलील मुद्दती फाइनेंसिंग के जरिए किसी मुल्क की बैरूनी फाइनेंसिंग की जरूरियात पूरी की जाए। ऐसे में कम आमदनी वाले ममालिक की उसी सूरत में मदद की जाती है अगर वो उन मुश्किलात को दूर करें जिनकी बदौलत उन्हें फंडिंग की जरूरत पेश आई थी। इस किस्म की फाइनेंसिंग की मुद्दत 12 से 24 माह तक हो सकती है, मगर 36 माह से तजावुज नहीं कर सकती, जबकि फाइनेंसिंग की रकम 3.5 से 5 साल में लौटाई जाती है। SBA IMF का तरक्की पजीर मईशतों के लिए मरकजी मंसूबा होता है। अमूमन ये उन ममालिक को दिया जाता है जिन्हें कम वक्त में अदायगियों में तवाजुन लाने के लिए कर्जे की जरूरत होती है। इस कर्ज की शरह सूद आलमी मार्केट के मुताबिक होती है, लेकिन IMF के मुताबिक ये हमेशा दूसरे निजी कर्जों के मुकाबले में कम होती है। वो ममालिक जिन्होंने IMF से इस्लाहाती कर्जा लिया लेकिन उसकी शराइत में तय किए गए हदफ पूरे ना कर सके, तो उन्हें सहारे के लिए स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत मजीद कर्ज दिया जाता है। पाकिस्तान और IMF मुज़ाकरात में एनर्जी की कीमतों में इजाफा शामिल है। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी टैक्स 10 रुपए फी लीटर इजाफा भी प्रोग्राम की शराइत में शामिल है। पाकिस्तान पहले ही बिजली और गैस निर्ख बढ़ा चुका है, जबकि इजाफी टैक्स इकट्ठा करने के लिए तनख्वाहदार तबके पर मजीद टैक्स के साथ शरह सूद में मजीद इजाफा भी होगा और इसका मजमूई असर अवाम पर मजीद महंगाई के बोझ की सूरत पड़ेगा, जो पहले ही महंगाई की बुलंद शरह में पिस रहे हैं। तो IMF को ये तो यकीन है कि बजट से टैक्स की बुनियाद वसी हो गई है, हालांकि ऐसा नहीं है। मौजूदा टैक्स दहिंदगान बशमूल तनख्वाहदार मुलाजमीन के साथ इसको मजीद वसी किया गया है, जिन पर ज़्यादा शरह का टैक्स लगाया गया है, और टैक्स ना देने वाले या कम टैक्स देने वाले रिटेल होलसेल मालिकान को ज़्यादातर छोड़ दिया गया है। गर्दशी
قرضوں کو کم کرنے کے لیے صنعت کو توانائی کے زیادہ ٹیرف کا کتنا نقصان اٹھانا پڑے گا؟ IMF کی طرف سے سرکاری اداروں کے نقصانات کو روکنے کے لیے کوئی خاطر خواہ مطالبہ نہیں کیا گیا۔ ذیشان، اوپر سے درآمدات میں نرمی سے تجارتی خسارے میں اضافہ ہوگا اور آخر کار 3.5 ارب ڈالر کے زر مبادلہ سے یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا پالیسی ریٹ لاگت کو بڑھانا مہنگائی روکنے کا صحیح حل ہے؟ ایسا کر کے صنعت کو کتنا دباؤ کا سامنا کرنا پڑے گا؟ سٹینڈ بائی کریڈٹ ڈیفالٹ کا خطرہ کتنا بڑا ہے؟ اور 3 ارب ڈالر کی سہولت اگلے 12 ماہ میں بیرونی قرضوں کی سروسز کے لیے درکار ارب ڈالر کے لیے کتنی اہم ہے؟ تمام صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہمارے مہمان موجود ہیں، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد اکمل پاشا جو کہ ماہر معاشیات ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے اور ہمارے پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے۔ سر، سب سے پہلا سوال میں آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گی کہ اس معاہدے کے بعد پاکستانی معیشت پر کیا اثرات مرتب ہوں گے یا ہو سکتے ہیں؟ جی تھینک یو ویری مچ۔ اثرات تو ظاہر ہے جی ہر چیز کے ہوتے ہیں، نیگیٹو ہوں یا پازیٹیو ہوں، امپیکٹ تو ہر چیز کا ہوتا ہے۔ رہی بات آپ کی IMF کے آپ کے ساتھ لینینٹ ہو جانے کی، تو دیکھیں میں اس کو 2 اینگل سے دیکھتا ہوں۔ نمبر 1، یہ جو ریلیف آپ کو ملا ہے دس از ٹیمپرل، یہ چند ماہ کی بات ہے، اور پھر آپ کے جو ہے باقی انسٹالمنٹس آپ کی پھر ڈیو ہو جائیں گی جو آپ کو مطلب مصنوعی ریلیف ہے۔ جی ہاں، یہ بالکل وقتی ہے، اور آئی سی اٹ فرام 2 اینگلس۔ ایک یہ بھی ہے کہ چونکہ IMF سے آپ تھرو نہیں ہو رہے تھے، تو آپ کو باقی کنٹریز بھی لفٹ نہیں کروا رہی تھیں کہ پہلے آپ گارنٹی لے کے آئیں کہ اف IMF آپ کو ٹرسٹ کرتا ہے تو ہم بھی آپ کو لون دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن یہ تھا کہ وہ معاملہ اٹکا ہوا تھا، تو یہ اینگل بھی ہے، یہ پولیٹیکل آپ کہنے کے ایک اینگل ہے کہ IMF نے ان کو جو ریلیف دے دی ہے، اس سے اب آپ یو آر ایبل ٹو بیگ فرام ادرز ایز ویل۔ تو یہ انہوں نے ساتھ ہی آپ پہ یہ بھی قدغن لگائی ہے کہ آپ نے 85 بلین روپیز کے ایکسپینڈیچرز اپنے کم کرنے ہیں۔ یہ دیکھیں ان کے بس کی قطن بات نہیں ہے، یہ 85 ارب روپے کو کے ایکسپینڈیچرز کم کرنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ حکومت کے غریب ہونے کا رونا روتے ہیں، لیکن حکومت کے جو اپنے جو لگژریز ہیں، جو ان کی جو جس طرح کر کے لیوش قسم کے ایکسپینڈیچرز ہیں، ان میں تو کمی آتی کوئی نہیں ہے۔ آج ان کا جو دھیان پڑتا ہے وہ غریب کے پاکٹ پہ پڑتا ہے کہ کیسے پرائس بڑھا دی جائے اور کیسے ٹیکس بڑھا دیا جائے۔ IMF نے آپ کو ٹیکس بڑھانے کو نہیں کہا، IMF نے ٹیکس نیٹ کو ایکسپینڈ کرنے کو کہا ہے۔ دوز ہو آر ناٹ پیئنگ ٹیکسز، ان کو آپ ٹیکس نیٹ میں لے کے آئیں۔ یہ نہیں کہا کہ جو آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں ان کا ریٹ بڑھا کے ان کو اور زیادہ پریشر میں لے آئیں۔ لیکن سر، اگر بجٹ کی بات کریں تو عوام پر ٹیکسز لگا دیے گئے ہیں، بیچاری عوام پھر سے پس رہی ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو اتنا ریونیو چاہیے کس کے لیے؟ مجھے پہلا سوال تو یہ کرنا ہے نا کہ وائی ڈو یو نیڈ دس ہیوج فنڈ فار یور رننگ دا گورنمنٹ۔ سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس آپ اپنے ایکسپینڈیچرز اور دیکھنے جو آپ کے جو اپنے لوگ ہیں، جو منسٹریز ہیں، جو آپ کے اپنے لوگ ہیں، جو آپ کی مشینری ہے، جو آپ کی باڈی ہے گورنمنٹ کی، وہ دے آر لیونگ لائک لیوش لائف وہ گزار رہے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ کی کل 90,000 گاڑیاں آپ نے دے رکھی ہیں اپنے گورنمنٹ کے اپنے لوگوں کو، 90,000۔ وہ جو ہیں گاڑیاں 220 بلین روپیز کا پیٹرول 2 سال میں ان پہ کنزیوم ہوا ہے۔ آپ کی 78 منسٹریز ہیں جن میں سے بہت ساری ایسی ہیں جن کے لیے کام ہی کوئی نہیں ہے۔ پروفیسر صاحب، یہ ایکسپینسز کو کم کرنا، منیمائز کرنا یقیناً ایک بہت بڑا چیلنج ہے، لیکن ابھی ٹیکس کی آپ نے بات کی کہ ٹیکس نیٹ کو جو ہے وہ بڑھانا ہے۔ گزشتہ مالی سال میں 7,000 ارب سے زائد کا جو ہے وہ ٹارگٹ مختص کیا گیا تھا، لیکن وہ اچیو نہیں ہو سکا۔ 19% کا اس میں جو ہے وہ شارٹ فال رہا ہے۔ ابھی کی اگر بات کریں اس بجٹ میں بھی جو ہدف مقرر کیا گیا ہے ٹیکس کلیکشن کا، ریونیو کلیکشن کا، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ریالٹی بیس ہے؟ کیا ہم اس کو اچیو کر پائیں گے؟ ایون کہ جو اشرافیہ ہے، جو دیگر طبقہ ہے، اس پر ابھی ٹیکس لاگو نہیں کیا جا رہا، ٹیکس نیٹ بڑھایا نہیں جا رہا۔ جی دیکھیں، پہلے ان کا 92,000 روپیز کا ارب بلین روپیز کا ٹارگٹ تھا، اب وہ 9,415 بلین روپیز کا انہوں نے اس کو ایکسپینڈ کیا۔ وہی بات پھر دوبارہ وہیں آ جاتی ہے کہ آپ تو پورا جو ریونیو فرام ٹیکسز آپ لے رہے ہیں وہ اس کو آپ بڑھا رہے ہیں، آپ ٹیکس نیٹ کو تو ایکسپینڈ نہیں کر رہے۔ جو آپ کے ٹیکس سے بچے ہوئے ہیں، آپ کے اشرافیہ فار ایگزامپل بہت سے آپ کو ٹیکس نہیں دیتے، آپ نے 4,000 بلین روپیز کی آپ کی ٹیکس چوری ہوئی ہے پچھلے 1 سال میں۔ یہ اگر آپ یہ پیسہ روکیں، آپ لیکیجز پہ دھیان کیوں نہیں دیتے؟ وہ کون سے لوگ ہیں؟ ابھی آپ کے فارن وزٹ چل رہے ہیں جو آپ کی فارن منسٹری کر رہی ہے، 250 بلین روپیز آپ نے فارن وزٹ پہ خرچ کر دیے ہیں، آپ ملکوں گھوم رہے ہیں ٹو ڈیولپ یور اون پروفائل۔ تو اس کا کنٹری کو کیا بینیفٹ؟ ابھی جیسے میڈم بات کر رہی تھی
کہ آپ جو میں بات کرتا ہوں پر کیپٹا ہیپینس کی، آپ پر کیپٹا انکم کی بات کرتے ہیں، میں پر کیپٹا ہیپینس کی بات کرتا ہوں کہ آپ نے جو بھی آپ اقدامات لے رہے ہیں اس کا غریب عوام پہ کیا امپیکٹ ہے. آپ اسحاق ڈار سے فرما رہے ہیں کہ ہمارے 15-16 بلین ڈالرز پہ ریزروز پہنچ جائیں گے. دیکھیں نا کتنی بڑی خوشی کی بات ہے. بھی خوشی کی بات تو جب ہے کہ جب آپ عام آدمی کو انفلیشن آپ کا 38% آپ کا خود ماننا ہے. اور سر 11 بلین کی جو ہے وہ میرے خیال سے ادائیگیاں بھی کرنی ہے آگے چند عرصے میں. جی آپ نے اشارہ جو آپ دے رہے ہیں نا سر وہ یہ ہے کہ ڈیفالٹ آپ وقتی طور پہ بچے ہیں. یہ آپ کے ابھی آپ کا سمجھیں کہ ٹرک آفٹر ٹرک آپ کے ساتھ چلتا چلا جائے گا، اور جو بہت سارے ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کا یہ ڈیفالٹ کا خطرہ 2028 تک برقرار ہے. سر آپ تو کہہ رہے ہیں کہ وقتی طور پہ، لیکن وزیر اعظم شہباز شریف نے تو آج باقاعدہ طور پر بولا ہے کہ اندھیروں کا دور ختم ہونے جا رہا ہے اور امید کی کرن جاگ رہی ہے. اللہ کرے ایسا ہی ہو. اچھا سر، یہ جو ایک اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ بیرونی ادائیگیوں میں جو دباؤ ہے اس میں کمی آئے گی، مالی نظم و ضبط کا یہ باعث بنے گا یہ معاہدہ، اور توانائی کی اصلاحات کو یقینی بنایا جائے گا. کیا عملی طور پر ایسا ہی ہوگا؟ دیکھیں ابھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے الیکشن سر پہ ہیں، تو الیکشنز کے لیے ہمارا ملک تو 75 سال سے سلوگنز پہ چل رہا ہے نا. ہم تو سلوگن دیتے ہیں اور الیکشن میں آپ آ جاتے ہیں. تو یہ سلوگنز آپ دیں گے، امید کی کرن ان کو نظر آئی ہے، یہ جاگ بھی گئے ہیں، بڑی اچھی بات ہے. لیکن یہ کہ یہ کرن جو ہے نا اس کو کم از کم 6 ماہ چاہیے میٹیریلائز ہونے کے لیے. دا امپیکٹ دیٹ یو کین سی ان یور مارکیٹ سے میری مراد اسٹاک مارکیٹ نہیں ہے، میری مراد ہے جو جس مارکیٹ میں آپ کی عوام پھرتی ہے. جو 1 کروڑ لوگ آپ کے جو ہیں بیلو دا پاورٹی لائن ہے، 83% فیملیز آپ کی ویری پور ہیں، آپ 40% بچے آپ کے آؤٹ آف دا اسکول ہیں. تو یہ سب چیزیں آپ نے دیکھنی ہے. یہ اوور دا نائٹ کچھ بھی نہیں ہونا، اور یہی وعدے کرتے کرتے آپ کے الیکشنز آ جائیں گے اور ان وعدوں کے بیس پہ ہو سکتا ہے آپ الیکشن جیت بھی جائیں. بالکل آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ذیشان ثابت قدمی سے اب ہمیں کام کرنا ہوگا، اور معیشت کی نا ایک لانگ ٹرم پالیسی ہونی چاہیے. اگر حکومت تبدیل بھی ہو رہی ہے تو معاشی پالیسی وہی رہنی چاہیے. پروفیسر ڈاکٹر محمد اکمل پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے، اور انہوں نے ہمیں تمام ڈیٹیلز کس طرح سے یہ جو معاہدہ ہے وہ پاکستانی عوام کے لیے بہتر ثابت ہو سکتا ہے، یا پھر کتنا ٹائم ٹیکنگ ہے جس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ واقعی میں پاکستان کی معیشت میں استحکام پیدا ہو رہا ہے. ابھی ایک بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے بجلی کے شارٹ فال کے حوالے سے اصل وجوہات کیا ہیں جس کی وجہ سے عوام کو لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے. ویلکم بیک. کچھ بات کر لیتے ہیں شدید گرمی اور لوڈ شیڈنگ کی جس نے عوام کا جینا دو بھر کر دیا ہے. اگر کراچی کی بات کریں تو یہاں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 4 گھنٹوں سے بڑھ کر 14 گھنٹوں تک جا پہنچا ہے، جس کی وجہ سے عوام بھی سراپا احتجاج ہے. ادھر بلوچستان کے ضلع کوہلو کے علاقے تمبو میں 10 دن سے بجلی بند ہے. اس دوران علاقہ مکینوں نے احتجاج کرتے ہوئے سبی کوہلو شاہراہ بند کر دی. سکھر الیکٹرک پاور کمپنی سٹیپکو حکام کا کہنا ہے کہ ہائی ٹینشن پاور لائن کی مرمت کا کام بڑی حد تک مکمل کر لیا گیا ہے اور شہر کے 27 فیڈرز پر بجلی بحال کر دی گئی ہے. پاور ڈویژن ذرائع کے مطابق بجلی کا شارٹ فال 5856 میگا واٹ ہو گیا ہے. شہر قائد میں شدید گرم موسم ہے اور بجلی کی آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری ہے، جس کی وجہ سے شہری کافی اذیت کا شکار ہیں. مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ دورانیے میں اضافے سے شہری بلبلا اٹھے ہیں. ہمارے نمائندے حبیب خان اس وقت جٹ لین کے علاقے میں موجود، اس بارے میں مزید جان لیتے ہیں. حبیب بتائیے گا کیا صورتحال ہے لوڈ شیڈنگ کی اور عوام کا رد عمل کیا ہے اس پر؟ دیکھیں کراچی شہر میں اس وقت شدید گرمی کی لہر جو ہے وہ برقرار ہے، اور محکمہ موسمیات نے مزید شہر میں گرمی کی پیشگوئی کر رکھی ہے، جبکہ دوسری جانب کے الیکٹرک کی جانب سے ہٹ درمی کا سلسلہ برقرار ہے. مختلف علاقوں میں بجلی بندش کا جو دورانیہ ہے اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے. گھریلو خواتین اور جو گھروں میں بچے اس وقت چھٹیوں پر موجود ہیں ان کو مشکلات کا سامنا. اس وقت ہم لائن دریا کے علاقے میں موجود ہیں اور کیا صورتحال ہے کچھ خواتین موجود ان سے بات کر لیتے ہیں. بیٹا لائٹ یہاں پہ 3 گھنٹے نہیں ہوتی ہے، جس میں سے صرف 1.5 گھنٹہ لائٹ آتی ہے اور 3 گھنٹے نہیں جاتی ہے. پورا دن یہی سلسلہ چلتا رہتا ہے. رات کو 2 بجے جب 2 بجنے رات کے تو 2 بجے سے صبح کے 9 بجے تک تو پراپر لائٹ نہیں ہوتی ہے، اور اس پہ ستم ظریفی ہمارے ساتھ یہ ہے کہ 12 ہزار کے 10 ہزار کے ہم لوگ بل پے کرتے ہیں کنٹینیو. تو یعنی کہ ہم اتنی لائٹ یوز کرتے ہیں، اتنے بل جتنے ہمیں دیے جاتے ہیں تو اتنی ہمیں لائٹ بھی تو دی جائے نا. بالکل دیکھیں علاقہ مکین ہے، پریشان ہے. ان کا یہی کہنا ہے کہ بجلی جو ہے وہ آتی نہیں ہے اور بل ہزاروں اور کے بھیجے جا رہے ہیں اور بلوں کی ادائیگیاں یہاں سے کی جا رہی ہیں. اس کے باوجود بجلی بندش کا جو دورانیہ ہے اس میں مسلسل کے الیکٹرک کی جانب سے اضافہ کیا جا رہا ہے، اور رات گئے 2 بجے کے بعد سے جو بجلی بند کی جاتی ہے وہ صبح تک بجلی غائب رہتی ہے. جی
बिजली आती नहीं और बिल हजारों में आते हैं, शहरी काफी परेशान है। कराची का अहवाल आपने जाना। सिंध के इलाके सखर में एक तरफ तो लोग गर्मी से तंग हैं, दूसरा गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। इस हवाले से बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे वाहिद मेहर हमारे साथ मौजूद हैं। वाहिद, बताइएगा कि सखर में क्या सूरत हाल है, अवाम क्या कहते हैं, क्या रद्द-ए-अमल है उनका? में आग बरसाते सूरज ने आवाम को वैसे ही परेशान करके रखा हुआ है, मगर गैर एलानिया लोड शेडिंग से जो शहरी हैं वो इस वक्त शदीद परेशानी में मुब्तला है। सखर की इस वक्त ये सूरत हाल है कि 4-4 घंटे लाइट जो वो गायब रहती है, अगर आती भी है तो जो आंख मचोली है वो बरकरार रहती है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो अपनी कीमती अशिया से भी जो हाथ धो बैठते हैं। लोड शेडिंग का ये जो दौरानिया है इसका कोई शेड्यूल तो जारी नहीं किया गया सेप्को की जानिब से, मगर आवाम जो है उससे दौरे अजाब में मुब्तला है कि एक तरफ से गर्मी की शिद्दत और दूसरी तरफ से गैर एलानिया लोड शेडिंग ने आवाम को दौरे अजाब में मुब्तला कर दिया है। कारोबारी हजरात, खास करके जो मजदूर तबका है उसका जो गुजर बसर है, दिहाड़ीदार जिसमें बहुत सारे लेथ मशीन से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं या इस तरह से वेल्डिंग मशीनें और इस तरह के जो दूसरे काम करने वाले शहरी हैं वो इस वक्त दौरे अजाब में मुब्तला है। एक तरफ गर्मी की शिद्दत और दूसरी तरफ गैर एलानिया लोड शेडिंग ने मजीद मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। जी। और दूसरी जानिब लाड़काना और कंबर शादात कोट के अजला में 20 मिनट के तूफान ने निज़ाम ज़िंदगी को दरहम बरहम करके रख दिया। 7 रोज़ गुजर गए हैं, लेकिन इसके बावजूद इन अजला में बिजली बहाल नहीं हो सकी। बर्फ़ खानों की 300 रुपये में फ़रोख्त होने वाली बर्फ़ अब 2500 रुपये तक जा पहुंची है। ईद के दिनों में कई लोगों ने बिजली न होने से ईद दूसरे शहरों में अपने रिश्तेदारों के घर गुजारी है। अब्दुल फाते ओडो से बात करते हैं। अब्दुल फाते, बताइएगा। और दिन भर हब्स, बिजली के एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग, लाड़काना के शहरियों को दिन में भी तारे नजर आ गए हैं। ईद से एक दिन कबल यहाँ लाड़काना में तूफान आने की वजह से मुख्तलिफ पोल्स गिर गए थे, जिसकी बिजली जो है कल तो बहाल कर दी गई है, लेकिन ताल मुकम्मल तौर पर बिजली बहाल ना हो सकी है। खासतौर पर बिजली के ट्रिपिंग की वजह से जो है लोड शेडिंग की वजह से जो शहरी हैं वो परेशान होकर रह गए हैं। घरों में पानी की शदीद किल्लत हो गई और खासतौर पर जो खवातीन हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। उन्होंने यही मुतालबा किया है कि लाड़काना में जो बिजली का बहरान है उस पर जल्द से जल्द काबू पाया जाए, ताकि जो शहरी हैं वो सुकून की नींद सो सके और सुकून की ज़िंदगी गुजार सके। जी ठीक है, अब्दुल फाते ओडो हमें तमाम तर सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे थे। गर्मी बहुत ज़्यादा है और बिजली की आनियाँ जानियाँ लगी हुई हैं, आवाम काफ़ी परेशान हैं। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उसामा रजी, जो कि नायब अमीर जमात इस्लामी कराची हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, अगर हम कराची ही की सिर्फ बात करें तो कराची में काफ़ी गर्मी है, लेकिन लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा दिया गया है। 14 घंटे सर बिजली नहीं आती है। सबसे पहले तो आप क्या कहेंगे इस पर, और हुकूमत को प्रेशराइज करने के लिए कोई हिकमत अमली आप लोगों की जानिब से बनाई गई है? जी, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, अवाम तो इस वक्त बिजली के ना होने से जिस तरह से बिलबिला रहे हैं उसका कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता, और कब्र का हाल इस तरह कहते हैं कि मुर्दा ही जानता है। अगर छोटे छोटे कमरों में टीन की छत के नीचे तपती हुई धूप में, हब्स में जो लोग, और करोड़ों लोग, ऐसा नहीं है कि चंद लोग, करोड़ों लोग, मेजर आबादी, 70%, 60%, 80% आबादियाँ इस तरह अगर ज़िंदगी गुजार रही हैं तो आप समझ सकते हैं कि लोगों के ऊपर कैसी क़यामत है कि जो बीत रही है। बिजली बिल्कुल उसी तरह से ज़िंदगी का बुनियादी मसला है जिस तरह से पानी और हवा और गैस इस वक्त आज की दुनिया में ज़िंदगी का बुनियादी मसला है। और आईन पाकिस्तान की रूह से तमाम बुनियादी सहूलतें फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। बिल्कुल ऐसा और हुकूमत ने बंदर की बला तवेले के सर डालकर के इलेक्ट्रिक के जिम्मे करके एक काम और बड़ी खुशउस्लूबी से अपने आप को किनारे खड़ा कर लिया है। ये हुकूमत की और हुक्मरानों की जिम्मेदारी है कि आवाम को ज़िंदगी की बुनियादी सहूलत मैसर आए, लेकिन मसला ये है कि हमारा जो हुक्मरान तबका है वो हरगिज़ अपनी जिम्मेदारी को जिम्मेदारी नहीं समझता। अभी के इलेक्ट्रिक की आपने बात की है, के इलेक्ट्रिक भी सफ़ेद हाथी बन चुका है। इस बारे में भी मैं आपसे जो है वो राय जानना चाहूँगा, लेकिन पहले अवाम का रद्द-ए-अमल इस पर जो है वो देख लेते हैं। अवाम भी शदीद गम और गुस्से कर रहे हैं, उनका क्या कहना है बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से, अब वो देखते हैं। पहले ये न दिन को बिजली है, इतनी गर्मी ज्यादा, और ये बिजली दे ही नहीं रहे, खामखा लोड शेडिंग करते हैं। 1 घंटा बिजली आती है तो 4-4, 5-5 घंटे बिजली नहीं आती। ईद के दिनों में बिल्कुल ही बिजली नहीं थी, लोगों को बर्फ की, अपने घरों की लाइट की और किसी से मिलने जाने की तकलीफ हुई। बिजली का इतना बुरान आया हुआ है कि हम सुकून की नींद नहीं सो सकते हैं, फ्रिजें नहीं चल रही है, हम तो बहुत परेशान हैं। 48 सेंटीग्रेड की गर्मी इलाका जो सबसे ज्यादा गर्म इलाका है, उस दौरान बिजली की लोड शेडिंग 2 घंटे पे बिजली आती है तो 4-4 घंटे बिजली गायब हो जाती है।
अवाम भी खासे बरहम दिखाई देते हैं। डॉक्टर साहब, के इलेक्ट्रिक की बात हो रही थी, जिस तरह से आपने बात की कि गवर्नमेंट ने तमाम तर मामला जो है वो के इलेक्ट्रिक के सपोर्ट कर दिया, लेकिन के इलेक्ट्रिक के कान पर तो जूं तक नहीं रेंग थी, वो बात सुनने को तैयार नहीं होते। जिस तरह से मैंने पहले बात की, सफ़ेद हाथी वो बन चुका है। तो के इलेक्ट्रिक को रेगुलेट करने के लिए या उसको देखने के लिए अब क्या इकदाम उठाए जा सकते हैं? नहीं, वो सफ़ेद हाथी इसलिए बना है कि काले जो हाथी इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत हैं, इन काले हाथियों ने जो है अवाम को जो है वो रोंद के रख दिया है, पीस के रख दिया है, जो हमारा हुक्मरान तबका है। जब तक इनकी इस्लाह नहीं होगी, के इलेक्ट्रिक की भी इस्लाह नहीं हो सकती। और अवाम जिस तरह से बद्दुआएं दे रहे हैं इनको, जिस तरह से इनके खिलाफ लावा पक रहा है, जिस तरह से अजाब, दिन का चैन और रात की नींद को इन्होंने अजाब में तब्दील कर दिया है, ये दुनिया में भी और खुदा के हुजूर भी इसके बहुत बदतरीन अंदाज में जवाबदेह होंगे और इनको इसकी सज़ा मिलकर रहेगी। पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के मफादात और इस मुल्क के हुक्मरान तबके के मफादात, ये दोनों एक दूसरे से शदीद तौर पे मुतसादिम हैं। और बिजली का जो बहरान है, पानी का बहरान है, बहरान है, सारी ज़िंदगी एक बहरान में मुब्तला है। इसका कोई इलाज इन हुक्मरानों के पास नहीं है। इन हुक्मरानों की रुखसती और उसके साथ साथ इनके इन मुसल्लत करदा इन इदारों की बलदियाती हुकूमतों में आप अब एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के तौर पर हैं, तो क्या जमात इस्लामी इस सिलसिले में क्या रोल प्ले कर रही है? किस तरह से जो है ये एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाएगा? ये सड़कों के ऊपर मुसलसल एहतजाज हो रहा है, कई सालों से एहतजाज हो रहा है। हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए, 8 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो समाअत की है और समाअत करने के बाद इरशाद आलिया ये था कि 8 साल के बाद क्योंकि समाअत हो रही है इसलिए ये आउटडेटेड हो गई है, लिहाजा आप किसी और कोर्ट में जाइए और हाई कोर्ट में जाइए। ये बताइए आप जरा, ये पूरा वही स्ट्रक्चर है जो अंग्रेजों के ज़माने से मुसल्लत था, उसी तरह से बिहेव कर रहे हैं। अब आपको अदालत से भी इंसाफ नहीं मिल रहा, आपको इदारा इंसाफ नहीं दे रहा, आपकी हुकूमत नहीं सुन रही है, तो ये करोड़ों इंसान ये जो लावा पक रहा है, आपको अंदाजा है कि फिर इसका क्या नतीजा निकलेगा? अच्छा डॉक्टर साहब, हुकूमत का इस पर क्या रद्द अमल है? उनका क्या मौकिफ है कि इतनी गर्मी में इतनी लोड शेडिंग हो रही है? कुछ तो कहते होंगे, कोई तो दलील देते होंगे। तो बेहिसों का, नालायकों का, अय्याशों का एक टोला है ये, हुकूमत थोड़ी है ये जालिमों का, जाबिरों का एक टोला है जो हमारी गर्दनों के ऊपर मुसल्लत है। इनको इससे जर्रा बराबर इनको जो है न इस जिम्मेदारी को महसूस करते हैं, न ही अपने आप को जवाबदेह समझते हैं। ये इस मुमलिकत खुदादात को सिर्फ अपने दौलत कमाने का इन्होंने एक अड्डा बनाया हुआ है। यहाँ से दौलत लूटते हैं और बाहर जाके ये अय्याशियां करते हैं, इनका इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं। डॉक्टर साहब, के इलेक्ट्रिक से अगर बात की जाए तो वो ये कहते हैं कि जी जितनी बिजली फराहम की जाती है उसके मुताबिक जो है वो हम तकसीम करते हैं, लेकिन ट्रांसमिशन सिस्टम का भी एक बहुत बड़ा फॉल्ट है जिसको ये ज़िम्मेदार ठहराया जाता है। क्या कराची का अगर सिर्फ हम बात करें ट्रांसमिशन सिस्टम, आप समझते हैं कि वो लोड उठाने की ये सलाहियत रखता है कि अगर बिजली फराहम की जाए तो लोगों को बिला तातुल बिजली फराहम की जा सकती है? और इसी में मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी सर, ये भी बताइएगा कि कहा जाता है कि कराची में ऐसे बहुत से इलाके हैं जहाँ पर बिजली चोरी होती है, कुंडे लगाकर बिजली चोरी की जाती है, जिसकी वजह से भी लोड शेडिंग होती है। एक वजह ये भी है? नहीं, बिल्कुल गलत बात है ये। अच्छा। चोरी का सिलसिला बहुत महदूद है और वो जो है ऐसा नहीं है कि जो बड़े चोरों की चोरी है उसके मुकाबले में वो अशर अशीर नहीं है। देखिए, के इलेक्ट्रिक को आज से 14-15 साल पहले KESC से ये इदारा प्राइवेटाइज करके के इलेक्ट्रिक को दिया गया। उस मुआहदे की रूह से इनको 350 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करनी थी, पूरे सिस्टम को अपग्रेड करना था, ट्रांसमिशन के इस पूरे निज़ाम को दुरुस्त करना था। ये सारी के इलेक्ट्रिक के फराइज में, जिम्मेदारियों में ये बात शामिल थी। 15 साल गुजरने के बाद आज सूरत हाल ये है कि कॉपर के सारे वायर इसके इलेक्ट्रिक ने चोरी कर लिए और उसकी जगह जो है वो दूसरे वायर, हल्के वायर लगा दिए और उस तांबे के वायर लगा दिए। और इन्होंने जो है ये मुसलसल 5 साल से मेन ग्रिड जो नेशनल ट्रांसमिशन ग्रिड है वहाँ से ये बगैर किसी अदायगी के ट्रांसमिशन वहाँ से जो है वो बिजली ले रहे हैं। सर, मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इन मसाइल का हल फिल वक्त कोई दिखाई नहीं देता। कोशिश करेंगे कि अपने एक प्रोग्राम में जो हुकूमती शख्सियात हैं या के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ भी इस पर शामिल कर सकें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर उसामा रज़ी साहब।
हमारे साथ मौजूद थे। और प्रोग्राम के आखिर में कुछ खूबसूरत इलाकों की बात हो जाए। वादी नीलम जो कि दुनिया की खूबसूरत तरीन वादी है, मकामी लोगों के लिए दवारियाँ नाले पर बने राब्ता पुल गुज़िश्ता साल सैलाबी रेले में बह गए थे, जो ताहाल 1 साल गुजर जाने के बावजूद मुकम्मल नहीं हो सके। हुकूमती अदम तवज्जो के बायस हजारों अफराद तवील सफर तय करने पर मजबूर हैं। मुख्तलिफ मकामात पर शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत आरजी पुलों की तामीर का काम शुरू कर दिया है। इस बारे में मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मलिक वकार खालिक से। जी वकार। वादी नीलम के सियासी मकाम रत्ती गली में गुज़श्ता साल आने वाले सैलाबी रेले के बायस जहां करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, वहां ही नाले पे तैनात राब्ता पुल भी उस सैलाब की नज़र हो गए थे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ वादी नीलम रत्ती गली नाला पे। यहाँ पे लोग अपनी मदद आपके तहत पुल तामीर कर रहे हैं। 1 साल होने को है, लेकिन अभी तक यहाँ के लोग इंतहाई मफलूज की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नाले के उस पार रहने वाले लोग इस वक्त शदीद मुश्किलात से 2-4 हैं। मुमतल वक्त से अपील की है कि वो फौरी तौर पर नाले पे राब्ता पुल को। ठीक है, वकार खालिक हमें आगाह कर रहे थे। पाकिस्तान में ऐसे बहुत से टूरिस्ट पॉइंट्स मौजूद हैं जहां पर सहूलियात का फुकदान है। अगर सहूलियात मुहैया कर दी जाएं तो यकीनन वहां से अच्छा ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। बिल्कुल, आज के प्रोग्राम से इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे। खुदा हाफिज।